हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट 2024 या 25 की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम है 2025 में पढ़ने वाला है, तो यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके पेपर वन में बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सब लोग लाइव आ जाइए और साथ ही वीडियो को एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है और ऑडियो विजुअल क्लियर है। क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आज स्पेशल क्लास है, यहाँ पर एक तरीके का एमसीक्यू टेस्ट भी होने वाला है, तो सभी लोग यहाँ पर रेडी रहिए। साथ ही जिन्होंने भी मेंबरशिप नहीं लिया है, भाई मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर शाम को क्लास भी होनी है और ऐसे में यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे केवल वही यहाँ पर क्या कर पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे। मेंबरशिप मोड ऑन रहेगी, ये चीज मैंने आपको पहले भी कहा था। जल्दी से जल्दी मेंबरशिप ले लीजिए। जल्दी से आप हमारी यूपीआई आईडी पे 299 का वन टाइम जो मेंबरशिप है ले लीजिए, जिससे कि आप लोग लाइव क्लास में कमेंट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूजीसी नेट 2024-25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। जिन्होंने भी मेंबरशिप ली है उन सभी के लिए यहाँ पे कमेंट्स बिल्कुल फ्री हैं, यानी आप लोग कमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर और आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज क्लासरूम कम्युनिकेशन इस कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का जो सही क्रम है इनमें से कौन सा है। यहाँ पर 30 सेकेंड्स के बाद कंटिन्यू आप लोगों को कमेंट करते जाएंगे यहाँ पे कि सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन सीक्वेंस बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या आती है, अवेयरनेस। जैसे हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, किस चीज के बारे में आज की क्लास होने वाली है, तो वो जागरूकता होती है, बताया जाता है आपको। सेकंड चीज आती है आपकी कि उसमें आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर एवेलुएशन होता है और लास्ट में क्या होता है, नॉलेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने, आंसर करना शुरू करिए अब। यहाँ पर 30 सेकेंड्स मिलेंगे। यहाँ पर 30 सेकेंड्स मिलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। जिन्होंने भी मेंबरशिप ली है और जो भी यहाँ पर जिनका भी मेंबरशिप अपडेट नहीं है, जल्दी से मुझे टेलीग्राम पर एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मेंबरशिप को अपडेट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, प्रभावी संप्रेषण की जो बाधाएं हैं इनमें से कौन सी हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर डी ए एन सी। एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ना जरूरी है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है उनको भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन के साथ में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। जिनका भी यहाँ पे
जल्दी से सब लोग अपना कर लीजिए। मैं एक बारी कमेंट सेक्शन ऑन कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों में से जिन्होंने भी मेंबरशिप ली है, अपडेट नहीं हुई है, उनका अपडेशन हो सके यहाँ पे, ठीक है? तो अपना जल्दी से कमेंट कर लीजिएगा, मैं 1 मिनट ऑन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन एफएम रेडियो नेटवर्क है? तो क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानवाणी। कब आया था ज्ञानवाणी? कमेंट कर लीजिए जिन्होंने भी जो है यहाँ पर कमेंट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने पूछा और वो था यहाँ पे कि जो आपकी ये जो एफएम रेडियो है ज्ञानवाणी कब आया था? तो जनवरी 2017 से इग्नू और आकाशवाणी के बीच हुए समझौते के अनुसार ज्ञानवाणी रेडियो का प्रसारण हुआ था। 2001 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सहयोगात्मक मीडिया पहल के रूप में शुरू किया गया था, इसलिए इसके लिए नोडल जो संगठन था वो इग्नू था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करिए इस क्वेश्चन का। प्रतीक अपडेट हो चुका है आपका, ठीक है? अब आपकी मेंबरशिप अपडेट हो चुकी है। सॉफ्टवेयर जिसे आप निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए भुगतान करना पड़ता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या शेयरवेयर? ये सारी चीजों के जनरली क्या आते हैं? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। आज ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए स्पीड पकड़ के रखिएगा। सही आंसर है शेयरवेयर, ऑप्शन नंबर डी। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे एक प्रचार के तहत इंटरनेट से डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा केवल कुछ समय के लिए है, यानी कि आपको एक ट्रायल पीरियड दिया जाता है कि इतने दिन का या इतने दिन का ट्रायल है, और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आप इस चीज के लिए पैसे दे सकते हैं। तो ये है आपका शेयरवेयर। जैसे आपने कई जगह देखा होगा कि आपसे कहा जाता है कि इतने दिन का ये जो ट्रायल है ये ले लीजिए, है ना? और उसके बाद में आपसे कहा जाता है क्रेडिट जो कार्ड है या आपका डेबिट कार्ड है, उससे उस चीज को लिंक अप कर दिया जाता है। तो वही चीज है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, और यहाँ पर आंसर करना शुरू करिएगा। आंसर करते जाइए, फटाफट आंसर करते जाइए। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए स्टार दे रही हूं उसको। रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम 1965 परीक्षा प्रणाली की शैक्षिक, तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं को संबोधित करता है। इसे हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, यानी रिपोर्ट्स ऑन स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम जो है 1965। ईयर क्या था? 64 66 था कोठारी आयोग का। तो ये आपकी जो परीक्षा प्रणाली है या आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसमें एकेडमिक, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की समस्याओं को संबोधित करने के लिए ये जो बना है ये आयोग, और ये रिपोर्ट उन्हीं की है। कोठारी आयोग की 12 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया, और उसमें इस तरीके की चीजें कही गई, और ये रिपोर्ट भी कोठारी आयोग की तरफ थी। तो रिपोर्ट का नाम जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। इसके सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं, टेलीग्राम फाइल सेक्शन पे चेक करिएगा।
जो भी अपडेटेड नहीं है टेलीग्राम पे वो भी आज अपडेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर एक फुल फॉर्म है WYSIWYG का अर्थ इनमें से क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसका शाब्दिक अर्थ है जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। जैसे कि इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो वास्तव में इस प्रकार से मेल खाता है कि जो चीज आप देखना चाहते हो वही चीज आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, निम्नलिखित कंप्यूटर संगठक या कंपोनेंट में कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे तेज है। Which one of the following computer component is fastest in terms of speed of access? Question number 7, option number C, RAM। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी, रैम। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, रैम को डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी ज्यादातर कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कम साइज की होती है और कंप्यूटर की गति यानी स्पीड के लिए रैम एक मेन रोल निभाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन जो है आपका हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8, ओलिगोट्रॉफिक जो झील है उसकी विशेषता कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी, पोषकों का अभाव रहता है। इसमें क्या रहता है, पोषकों का अभाव रहता है। दुनिया के झीलों के आकार, साइज और गुणों से भरपूर विविधता पाई जाती है। इनमें 3 तरीके की झीलें हैं, अल्प पोषित जिसे हम ओलिगोट्रॉफिक कहते हैं, कम पोषणीय है या दुपोषणीय है, अति पोषित यानी जो भरपूर पोषक तत्वों से है, यूट्रोफिक हो गया, और जो मध्य पोषित है मेसोट्रॉफिक हो जाती है। अल्प पोषित ओलिगोट्रॉफिक झीलें गहरी होती हैं, पोषण स्तर निम्नतम होता है, उनका पृष्ठ से आयतन अनुपात कम होता है। इन झीलों में पोषक विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कम पोषक झीलें होती हैं इनमें कौन सी चीजों की कमी होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ। इन झीलों की प्राथमिक उत्पादकता कम होती है, यहाँ पर पाए जाने वाले जलीय जीवों की भी संख्या कम होती है, हालांकि जाति विविधता ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 9, आईसीटी का एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इसलिए आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो और आंसर करो। लो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही है ना, कम पोषक तत्व जिसमें पाए जाते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, पढ़ लो, ये आपका आईसीटी का है, ये आपके मेल से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे।
है ना, कि सीसी और बीसीसी और टू, इन सब चीजों में विभेद करने के संदर्भ में कौन सा सही है? ईमेल टू डिफरेंशिएट अमंग टू सी बीसीसी। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फील्ड में प्राप्तकर्ता टू और सीसी फील्डों में विद्यमान ईमेल पते को देख सकते हैं। सीसी बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बता पाएगा इनका फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बिल्कुल सही जवाब। और सीसी का मतलब क्या होता है? इन ईमेल की बात करूं मैं। सीसी बीसीसी ये सारी चीजें आती हैं एग्जाम में। चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर करते जाओ। बीसीसी आपने बताया, सीसी का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम मान के चलिए 7 से 8 बार पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, पढ़ने बहुत जरूरी है। कार्बन कॉपी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत का संविधान अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार का उपबंध करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस बाय ऑल माइनॉरिटी एज पर। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर ए। ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए 30(1) का इस्तेमाल करता है। वही अनुच्छेद 29 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। ठीक है, इसके अनुसार जनरली हम लोग इस चीज को यहाँ पर ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक का नाम आ गया तो अनुच्छेद 29 होगा, बट ऐसा नहीं है। हर एक का अलग अलग अनुच्छेद है। जैसे कि अगर हमें शैक्षिक या इंस्टीट्यूट अगर हमें बनाना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो हमें इस्तेमाल करना है 30 का, 31 का। अगर हम संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 29 का। अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो भी सरकार द्वारा संचालित हो, राजकोष से सहायता प्राप्त हो, किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, वंश, जाति या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोक सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर एमडीजी का गोल पूछा गया है आप सभी से। जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर करते जाइए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की जो समय सीमा है वो इनमें से कौन सी है? कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे योगिता। ये जो अनुच्छेद जो आर्टिकल दिए गए बस इनको अच्छे से याद करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब मैम हमने तो एमडीजी पढ़ा ही नहीं है, हमने तो एसडीजी नहीं पढ़ा है, हमने तो मान लीजिए पहले की कोई क्लास ही नहीं ली है, तो ऐसे में हम क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं, आप उनको पढ़िए। आप उनको पढ़ेंगे तो जो चीज नहीं भी आती है ना, वो भी आनी शुरू हो जाएगी। वो भी आनी शुरू हो जाएगी। पढ़ना किसको है? कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा इसको भाई? फॉर्म कब तक आने की चांसेस है? फॉर्म आपके आने के चांसेस है, अभी देखो डिले होता जा रहा है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है ये फॉर्म जो है नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर तक जाने की संभावना है भाई। तो 2000 में स्टार्ट हुआ था, 2015 के मध्य तक की इसकी स्थिति थी, यानी एमडीजी स्टार्ट हुआ 2000 में, 2015 में इसका लक्ष्य रखा गया था। इसके 8 जो है इसके लक्ष्य थे, टारगेट थे, जिसमें से ये सारे हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए जो इनका टारगेट, जो आपका गोल है वो जो है वो कितना है, 5वें नंबर का जो गोल है उसमें क्या चीज आती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे ना? वेरी गुड।
तो पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। और 30 सेकंड का टाइम है, आंसर भी करते जाइए। चलिए, भारत में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता की वर्तमान प्रणाली कौन से वर्ष में शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है ए। जब 3 विश्वविद्यालय आए थे भारत में, महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता एफिलिएशन 1857 में शुरू हुआ। 3 प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना एक साथ की गई, जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास था। तब से लेकर आज तक महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से एफिलिएट करने की प्रथा जो है चलती आ रही है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्लान? अब देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्लान, यानी अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसमें आती हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी एंड सी। ए यानी हमारा उद्देश्य क्या है उसको करने का, संसाधन यानी हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, और एनालिसिस, जबकि अथॉरिटी एलिमिनेट कर दीजिए। मूल्यांकन में ये चीजें आती हैं। इवेल्युएशन प्रोसेस में पहला आता है पर्पस क्या है, रिसोर्सेस क्या है, विश्लेषण यानी एनालिसिस करना, और व्यवहार परिवर्तन बिहेवियरल चेंज करना, अधिगम कार्यक्रम बनाना यानी लर्निंग प्रोग्राम बनाना। ये सारी चीजें इवेल्युएशन प्रोसेस में आती हैं। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस इनमें से क्या होती है? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर डी। आपको बार बार मैंने बताया है, अंतिम कथन या टेंटेटिव स्टेटमेंट, परिकल्पना व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन है। मैग्यूसन के अनुसार दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचने योग्य कथन को परिकल्पना कहते हैं। कर्लिगर के अनुसार दो या दो से अधिक चरों के बीच जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसके अनुमानिक कथन को परिकल्पना कहा जाता है। परिकल्पना को हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में ही अभिव्यक्त किया जाता है और वे चरों से चरों के बीच यानी वेरिएबल्स टू वेरिएबल सामान्य या विशिष्ट संबंध को बतलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, टेंटेटिव स्टेटमेंट है ना, परिकल्पना विच वैलिडिटी रिमेन टू बी टेस्टेड, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर है बी। किसी विशेष सब्जेक्ट, इकाई
या इससे संबंधित स्थितियों का जब हम गहन परीक्षण करते हैं। इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन। ठीक है, किसी व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति अध्ययन, है ना, किसी व्यक्ति हो सकता है, किसी कोई सब्जेक्ट हमारा ऐसा हो सकता है, कोई संस्कृति ऐसी हो सकती है जिसका हम डीपली अध्ययन करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह हो या संपूर्ण समुदाय हो। केस स्टडी गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है ये गुणात्मक में आता है कि मात्रात्मक में आता है, तो ये क्या है, एक तरीके से गुणात्मक में आपका आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 16, पोजीशन पेपर्स आर। पोजीशन पेपर क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ओ क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है डी, मुद्दों और स्थिति के चित्रण पर प्रकाश करना। हाईलाइटिंग ऑफ इश्यूज एंड डेपिक्टेशन ऑफ स्टेटस, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर करिए। तुक्का था, नए क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आपको नए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं अभी तक, और यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चंस आपके रिपीट होकर आते हैं। रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम इनमें से कौन सा हो सकता है। कम्युनिकेशन में कलर्स यानी रंग, एस्थेटिक कोड, कल्चरल कोड, वेरी गुड दीपशिका, सही आंसर है एस्थेटिक कोड हो गया। और क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर डी, एस्थेटिक कोड एंड कल्चरल कोड, बिल्कुल सही आंसर है। रंगों के माध्यम से कम्युनिकेशन का परिणाम यह हो सकता है कि वे सौंदर्य परक संकेत देते हैं और सांस्कृतिक भी। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले रंगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अभी इनको भी मैं आगे आने वाले और क्वेश्चंस में इसको और अच्छे से मैं बताऊंगी, जिससे कि जितने भी कलर्स है वो भी पता चल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रीजनिंग का क्वेश्चन है। मिलेंगे आपको 30 सेकेंड्स। थैंक यू साबिया। बस बेटा लाइक एंड शेयर सब लोग करते रहना, और जिन्होंने भी मेंबरशिप नहीं ली है यहाँ पर मेंबरशिप ले लीजिए, जिससे कि हमको भी सपोर्ट होता रहे, क्योंकि हमें भी क्लास प्रिपेयर करनी होती है, उसमें हमें भी फाइनेंस जरूरत पड़ती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। QPO NML KJL के बाद यहाँ पर जो आता है वो क्या आता है। और इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 18, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रेनू ने कहा डी, रूबी ने कहा ए, विशाल ने डी, दीपशिखा ने कहा ए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इनमें हमें डिफरेंस देखना है, -1 होता जा रहा है अपनी पिछली अल्फाबेटिकली यहाँ पर जो चल रहा है फॉर्म, उससे क्या होता जा रहा है, -1 होता जा रहा है, एक एक का गैप होता जा रहा है बीच में। FGHIJKLMNOPQ, पीछे की तरफ हम लोग चलते जा रहे हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19।
ग्रुप वही रहेगा साबिया, बस अंतर ये रहेगा जो भी मेंबरशिप लेंगे भाई हमें भी तो क्लासेस करनी है, सारी चीजें हैं, हमें भी तो भाई जरूरत पड़ती है, कैसे करेंगे, फ्री में कोई चीज नहीं आती भाई, ना वाईफाई आता है ना कुछ आता है। तो आप सबसे कहा जाता है कि सिर्फ 299 का भाई आप एक बार मेंबरशिप ले लो जिससे कि हमें हेल्प हो जाए, है ना। तो बस उसी के लिए मेंबरशिप मोड ऑन किया जाता है, जिससे कि हमें भी तो भाई कैसे करेंगे, समझ रहे हो, बड़ी बड़ी क्लासेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो तो अभी आप पीडब्ल्यू का देख रहे थे, पीडब्ल्यू का जब मैंने कल अभी डाला इंट्रीगेशन वीडियो, सीधा सीधा वो कह रहे हैं सिर्फ पेपर वन के लिए 2299 रुपए, यानी समझ सकते हैं 2200 रुपया लिया जा रहा है, और यहाँ तो सिर्फ 299 रुपए लिया जा रहा है। भाई फ्री में क्लासेस तो चलेंगी नहीं, फ्री में वाईफाई भी नहीं मिलेगा भाई, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, हमें तो पैसे देने ही पड़ेंगे। तो आप लोगों के लिए तो छोटी छोटी अमाउंट है, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा आगे की और अच्छे से क्लास बनाने में। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इन्होंने कहा है यहाँ पर आधार वाक्य में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आप इसको वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, जैसे कि लिखा है ऑल कैट्स, जितनी भी कैट्स हैं वो क्या है, डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स। फिर लिखा है ऑल डॉग्स, अब लिखा है ऑल डॉग्स आर काउस, यानी जितने भी डॉग्स हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे के सारे काउस हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गई काउ। अब वेन डायग्राम हमने बनाया, अब इन्होंने कहा क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ऑल कैट्स आर काउ, बिल्कुल सही हो सकता है, जितनी भी, भाई ये तो इसी के सर्कल के अंदर आ गई ना, तो काउ हो सकता है। सम काउस आर कैट, ये भी हो सकता है, कुछ गाय जो है वो कैट है। फिर ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स कैट हैं, ये नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। कोई भी गाय कुत्ता नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, सर्कल बनाया जाता है, तो यहाँ सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से जो वेन डायग्राम है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम से, तो सही आंसर सी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, ऐसे क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, जल्दी से एक बारी थम्स अप कर दो जिसको जिसको समझ में आ गया। अगर ऑल कहा है तो एक सर्कल हमारा बना, एक सर्कल जिसके अंदर हमारा आया, अभी इंडियन लॉजिक की क्लास नहीं हुई, अभी होनी है वो, ठीक है, आ गया ना सबको समझ में। अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आपने प्राइमरी सोर्स पढ़ा है, आपने प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा पढ़ा है, सेकेंडरी पढ़ा है, बट अगर आपसे टेरिटरी सोर्स ऑफ डेटा की बात करें तो वो कौन सा होगा, टेरिटरी सोर्स ऑफ डेटा इज, हाँ इसके लिए पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से प्राप्त जानकारी को लेते हैं, प्राथमिक द्वितीयक दोनों क्षेत्रों से संयुक्त रूप से समंकों का संकलन यानी डेटा संकलन किया जाता है। प्राथमिक जो अपने मूल रूप में होते हैं यानी जो स्टार्टिंग में लिए जाते हैं, सेकेंडरी जब हमने जो प्राइमरी लिया है सोर्स उसमें जब हम दोबारा से लेते हैं डेटा को और उसमें कुछ परिवर्तन किया गया हो तो वहां पर ये हो जाता है। तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और अब यहाँ पर टेरिटरी सोर्स, ये तीन चीजें हो गई। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर करते जाइए। देखो ज्यादा जब हम कोई चीज कहते हैं ना, डेटा के लिए भी बात करते हैं, जितना ज्यादा हमारा डेटा रहता है ना, सैंपल जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा हमारे सही होने के चांसेस रहते हैं। सेम वैसे ही जितनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा हमें चीजों को समझने में आसानी होगी, तो प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से प्रत्यक्ष भागीदारी अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने वाली अनुदेशन को क्या कहते हैं। आप लोग कौन सी क्लास ले रहे हैं, लाइव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइज, असिंक्रोनाइज, ट्रेडिशनल या थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन। लाइव क्लास में है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, आप जो कमेंट कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे से।
पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर बिल्कुल सही है। समकालिक, सेम टाइम पर दोनों चीजें हो रही हैं कि क्वेश्चन आ रहा है, आपने आंसर किया, तो सेम टाइम पर जो चीज होती है उसे हम क्या कहेंगे? सिंक्रोनाइज। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इजी क्वेश्चन आप सभी के सामने। तुल्यकालिक, बिल्कुल सही। जतिन के लैपटॉप में एलसीडी स्क्रीन है, एलसीडी का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लाइट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले। लाइट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले होगा इसका सही आंसर, कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? ऑप्शन नंबर डी, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। एलसीडी एलईडी गैस डिस्प्ले की तुलना में बहुत कम बिजली का उपभोग करते हैं। अब एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की मैं बात करी हूँ, उसमें पूछा गया था जो एलसीडी है उसकी क्या विशेषता है और एलईडी की क्या विशेषता है, और ये क्वेश्चन आपका ज्यादा टाइम नहीं, जून 2023 में पूछा गया था। यहाँ से क्वेश्चन कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, एलसीडी एलईडी से कैसे अलग है। तो एलसीडी एलईडी गैस डिस्प्ले की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है, क्योंकि वो उत्सर्जित करने के बजाय प्रकाश को अवरुद्ध करने के सिद्धांत पर काम करते हैं। तरल क्रिस्टल की खोज 1888 में हुई थी। एलसीडी एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मॉड्यूलेटेड ऑप्टिकल डिवाइस है जो तरल क्रिस्टल से बने खंडों से बना होता है। अगला क्वेश्चन 23, क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर करिए। कौन सा विश्वविद्यालय 1857 यानी 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों से में नहीं है? अब यही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर ये हो जाता है कि हम तीनों विश्वविद्यालयों को देख लेते हैं, जबकि पूछा क्या गया जो नहीं है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 23 पता है आपको भाई, दिल्ली सही आंसर है। 1857 में कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालय हैं, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में की गई थी। आवासीय विश्वविद्यालय के कारण एकल संस्थान के तौर पर की गई थी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1922 में। चलो 1922 में ये हुआ, तो इग्नू कब आया था? इग्नू का टाइम बता सकते हैं? चार्ल्स वुड कमीशन, इग्नू कब आया था? 1985। वेरी गुड। 1985 में, वेरी गुड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ? क्वेश्चन नंबर 24, नालंदा, विक्रमशिला, जगदला और मिथिला। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विक्रमशिला। प्राचीन भारत विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति सभ्यता का निर्माण विक्रमशिला में हुआ। धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला की स्थापना की गई। इस शिक्षा केंद्र में लगभग 3000 अध्यापक कार्यरत थे। तिब्बत के छात्रों की संख्या अधिक थी। 1203 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के फलस्वरूप यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। 25 क्वेश्चन नंबर, भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्ट में से किसी एक रिपोर्ट का भाग है?
भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ अपने अपने ग्रुप्स में। जो भी अगर आपको लग रहा है कि अच्छी क्लास हो रही है तो भाई तुरंत ही इनिशिएटिव लो और लाइक एंड शेयर जरूर करो। A special focus on the problem of examination system of India form a part of which one of the following report? अभी अभी यहाँ पर बताया गया था। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूजीसी की विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर संबंधी रिपोर्ट यानी 65। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डीएस कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 64 को शिक्षा आयोग का नाम दिया। शिक्षा आयोग का गठन किया गया और उन्हीं की ही एक रिपोर्ट है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूजीसी 1965। क्वेश्चन नंबर 26। थिंक अलाउड प्रोसीजर इज, बोलते हुए सोचने की विधि को या पद्धति को हम क्या कहते हैं? रिपीट हुआ है लेकिन दूसरे तरीके से। अब जिन्होंने ढंग से पढ़ा वो तो कर लेंगे, जिन्होंने छोड़ दिया क्वेश्चन तो फिर वो फंस जाएंगे। थिंक अलाउड प्रोसीजर इज 1917 कैलकाटा यूनिवर्सिटी। वेरी गुड दीपशिका। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता की रणनीति निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी। अ टेक्निक यूज इन्वेस्टिगेट लर्नर स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस। व्यक्ति बोलते हुए सोचता है तो वह देखता है कि उसे आगे क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, कि रणनीति पर विचार करता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि इसको रणनीति और निष्पादन के लिए प्रयुक्त टेक्निक हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन 27। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असर्टेन्स, क्या सुनिश्चित करता है? नैदानिक मूल्यांकन। 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारण और उनके समाधान। क्या करते हैं भाई? पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या बीमारी है, यानी क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसका फिर सॉल्यूशन करते हैं जैसे डॉक्टर करता है। कॉज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एट द एंड। क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल लाइक मेडिकल स्टडी। मेडिकल स्टडी में क्या करता है? डॉक्टर पहले चेक करता है ना बीमारी क्या है, उसके बाद आगे स्टार्ट करता है। प्लेगरिज्म इन रिसर्च इज, जिसको भी ऐसे क्वेश्चन देखने हैं तो यहाँ पर ये वाईसीटी की बुक मैंने पिन कर दी है। आप लोग यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं जहां पर इस तरीके के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। 28 का सही आंसर है बी, बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। यदि कोई शोधकर्ता अपने शोध कार्य में दूसरे के कार्यों को बिना संदर्भ के शामिल करता है तो उसे साहित्यिक चोरी कहते हैं। प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी से तात्पर्य किसी दूसरे की भाषा, विचार, तकनीकी उपाय, प्रौद्योगिकी शैली की नकल करते हुए अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशित करना। तो जिसको भी इस तरीके के क्वेश्चन पेपर चाहिए जहां पर एक्सप्लेनेशन भी मिले तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने बुक पिन किया हुआ है, वहां से आप लोग परचेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ, प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 8 बार पूछा गया क्वेश्चन है। 2-3 सालों की ही बात कर रही। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ philosophical research
मेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, मैथमेटिकल रिसर्च और एथनोग्राफिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 29 और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथनोग्राफिक। प्रतिभागी परीक्षण जनजातीय शोध का एक अंश है जिसमें किसी प्रेक्षण व्यक्तियों के क्रियाकलापों में स्वयं हाथ बटाता है और उनके व्यवहारों का प्रेक्षण भी करता है। क्वेश्चन नंबर 30, एथनोग्राफिक क्वालिटेटिव है, बिल्कुल सही बात। कम्युनिकेशन के एलिमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस पार्ट, सेंडर, रिसीवर, मैसेज और मीडियम। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर, एक मिनट। स्टोर पे भी जाके आप हमारे होम सेक्शन पे चले जाना, जिसको भी ऐसी बुक्स परचेस करनी है आप हमारे होम सेक्शन पे जाना इसी चैनल के, और वहां पे आपको स्टोर मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग जा करके ले सकते हो। ये फ्लिपकार्ट और यूट्यूब की तरफ से ये जो है शॉपिंग है और आप लोग डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। संप्रेषक यानी संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गेन्स, रिसीवर, रिसीवर कौन है? ब्रेन, जो चीज दिमाग में पहुंच रही है वैसे वो काम कर रहा है। संदेश हो गया आपका वैद्युत चुंबकीय आवेग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस। केंद्रीय स्नायु तंत्र हो गया आपका मीडियम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व है, यानी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 31, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ए बी एन सी, यानी फिजिकल नॉइस हो गया, सेमेंटिक नॉइस हो गया, साइकोलॉजिकल नॉइस हो गया। तो ये है प्रभावी संप्रेषण में बाधक। भौतिक यानी फिजिकल, शब्दार्थ यानी शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, बहुत ऐसे शब्द को यूज किया जा रहा है जो मुश्किल है समझने या डबल मीनिंग है। मनोवैज्ञानिक या आपके साइकोलॉजिकल, शाब्दिक हो गया, और उपकरणीय शोर हो गया, ये सारी चीजें आती हैं कम्युनिकेशन बैरियर में। 31 का सही आंसर बी। 32, TEFUGHWKL, बीच में जो मिसिंग है उसमें क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 32, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। ठीक है, डिफरेंस देख सकते हैं क्या क्या होता जा रहा है, +1 +2 +2 होता जा रहे हैं, आगे अल्फाबेटिकली बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCSD के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 33, ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली आस्क्ड है। हम लोग कहते हैं ना कि PYQ से मैम कैसे क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन जो कि आज की इस पीडीएफ में है, आप लोगों को ये अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। टेलीग्राम के कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ देखेंगे फाइल सेक्शन है, फाइल सेक्शन पे जाकर के आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 सही आंसर है डी, द रियो +20 कॉन्फ्रेंस 2012। संधारणी विकास सतत विकास से संबंधित राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 20 जून 2012 तक रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरियो के अर्थ शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष के बाद किया गया था और इसे रियो +20 कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो उद्देश्य हैं उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सतही ओजोन के निर्माण में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्वेश्चन नंबर 34, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए, सी एंड डी। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सनलाइट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि एक एलिमिनेट हो जाएगा सल्फर की ऑक्साइड। नाइट्रोजन की ऑक्साइड सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर सतही ओजोन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक मैचिंग है, रिसर्च से जुड़ी हुई, आंसर कीजिएगा। लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और कोलैबोरेटिव मेथड। एक्सप्लेनेशन इसीलिए तो दिया गया है कि जहां भी कंफ्यूजन हो उसको आप एक बार पढ़ लो। जब आप पढ़ोगे ना वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या डिफरेंस है, तो जब आप ये मैचिंग करोगे ना तो इसमें क्या डिस्क्रिप्शन ही तो दिया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन देख के आराम से सॉल्व कर पाओगे कि भाई जो लेक्चर मेथड है बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करता है, प्रदर्शन विधि अनुभव आधारित होती है, परियोजना विधि कैसी होती है, विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित किए जाते हैं, सहयोगात्मक, जहां एक साथ कई लोग मिलकर प्रतिभागी जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो उसका रीजन ही यहाँ पर यही है कि आप लोगों को ना सिर्फ वो क्वेश्चन बल्कि इससे मिलते जुलते और भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नंबर 36, अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, भाई किसके लिए ही है, प्रैक्टिस के लिए ही तो है, तो समझ लो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। 36, क्वेश्चन नंबर 36, उन शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिसमें संवाद जन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर डी, 3, 4 एंड 6। ट्यूटोरियल्स हो गया, ऑप्शन नंबर 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया और ग्रुप डिस्कशन हो गया। संवाद जन्य यानी यहाँ पर डायलॉजिक डिस्कोर्सेस होते हैं। ट्यूटोरियल में समस्या समाधान विधि, समूह चर्चा विधि। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर बी। 37, क्वेश्चन नंबर सही से डालो भाई, गलत कर रहे हो। 37 आ गए हम लोग। सोचो एक क्लास में इतने क्वेश्चन और विद एक्सप्लेनेशन अगर आपको मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। लोकल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज रिफर टू एज, ये क्वेश्चन अभी आपके जो एग्जाम हुआ था ना दिसंबर 2023 का, उसमें पूछा गया था।
Local and face-to-face communication is referred to as. क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर सी, सोशल इंटीग्रेशन। स्थानीय और आमने सामने के संचार को सामाजिक एकीकरण कहा जाता है। साझा मान्यता, मूल्य, मानदंडों के आधार पर एक व्यक्ति किसी समूह या टीम से संबंधित इसको महसूस कर सकता है, तो सामाजिक एकीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, आईसीटी का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। ऐसा वायरस जिससे यूजर इंटरेक्शन के बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अंतरित किया जा सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? A virus type that is capable of transferring from one computer to another without any user interaction is known as worm, trojan, keylogging, boot sector virus। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, worm। ऐसा कंप्यूटर वायरस जिसे यूजर इंटरेक्शन के बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अंतरित किया जाता है, वर्म कहलाता है। वर्म स्वयं प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन फाइल्स है जो एक संक्रमित कंप्यूटर की मेमोरी में रहते हैं। यह एक वायरस के समान है। वायरस का एक उपवर्ग है। यह ईमेल, नेटवर्क आदि के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फैलता है। क्वेश्चन नंबर 39, भाई ऐसे क्वेश्चन भी तो आ रहे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? 75 का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर 75 का एलसीएम ले लीजिए और जितना भी रिमाइंडर आएगा नीचे से ऊपर की तरफ आप काउंट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 75 का। जैसा कि मैंने आपको कहा, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो लेते जाओ भाई, 37, 89, 4, 2, 1। यहाँ पर क्योंकि कहा जा रहा है बाइनरी इक्विवेलेंट, तो बाइनरी का मतलब है टू। बाइनरी क्या होती है? दो संख्या होती है, तो दो से ही हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते जाएंगे और जितना भी शेष बचेगा उसको हमने नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करना है। तो 1001011, याद रखिए बाइनरी इक्विवेलेंट है तो टू से करेंगे। अगर आपसे कहा जाए एट से, कई बार आठ का पूछ लेते हैं, एट इक्विवेलेंट या फोर इक्विवेलेंट, तो उसी से ही आपको डिवाइड करते जाना है। तो सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का अनुदेशात्मक अभिकल्प इनमें से कौन सा है? बिल्कुल विशाल, ऐसे कैलकुलेशन के लिए टाइम चाहिए। और आप सभी जरा यहाँ पर टेलीग्राम का जो फाइल सेक्शन है ना, वहाँ क्वेश्चन पेपर का जो बुक है उसको निकाल के आप लोग प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। 50% मैं बार बार कहती हूँ क्वेश्चन पेपर से ही आता है। 50% यूजीसी नेट पेपर वन का पेपर जो है आपके क्वेश्चन पेपर से ही बन के आता है। मान लीजिए इसमें स्वयं के पूछे गए कि भाई क्या क्या चीजें, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के बारे में पूछा गया, अगली बार स्वयं का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, स्वयं के क्वाड्रेंट्स पूछे जा सकते हैं, स्वयं को किसने बनाया वो पूछा जा सकता है। तो अल्टीमेटली आएगा इसी से ही। ठीक है, तो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए और एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए। तो सही आंसर है सी, 1, 2, 3, 4। ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, आकलन और विमर्श मंच। ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, आकलन और विमर्श मंच, इसके मान लीजिए 3 प्रिंसिपल पूछ लिए गए, तो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी किसके द्वारा तैयार किया गया? एमएचआरडी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा यानी एएसआईटी द्वारा, भारत सरकार द्वारा। तो स्वयं के बारे में इससे ज्यादा डिटेल और क्या होगी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 41, पूछा गया जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के कितने राष्ट्रीय मिशन हैं? बिल्कुल सही, 10 कोऑर्डिनेटर है जिसमें आईएनआई को और जोड़ दिया गया।
ये पूछा जा सकता है कौन सा नया कोऑर्डिनेटर है जो जोड़ा गया है, या फिर इनमें से कौन से स्वयं के कोऑर्डिनेटर हैं। तो जलवायु परिवर्तन का ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, 8 मिशन है जो कि 2008 में आए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। एनएपीसीसी फुल फॉर्म आता है इसका, भाई याद कर लेना, नेशनल मिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, एनएपीसीसी का फुल फॉर्म पढ़ लेना। औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया गया। कौन कौन से मिशन है? राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता, सुस्थिर निवास, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि यानी जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। जिसको भी ये लग रहा है कि इंग्लिश हिंदी में डाउटफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग गूगल पे इंग्लिश में टाइप करो एनएपीसीसी, इंग्लिश में गूगल पे टाइप करो, बाकी चीजें वो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन सारे बता देगा। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा और संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय बोर्ड के बंद होने के बाद किस संस्था की स्थापना की गई? वाटर, एग्रीकल्चर, ग्रीन इंडिया, हैबिटेट, क्लाइमेट एक्शन, हिमालय इकोसिस्टम। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42, सही आंसर है डी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। शिक्षा और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के बंद होने के बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यानी एआईयू की स्थापना की गई। ये हमारे देश में सैडलर कमीशन जो कि 1917 की है की सिफारिशों यानी रिकमेंडेशन के दौरान उत्पन्न हुआ था। उसके अलावा आयोग ने विश्वविद्यालयों के बीच उचित संपर्क संबंध स्थापित करने के लिए अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड भी स्थापित करने की सिफारिश की थी 1924 में शिमला में भारत के तत्कालीन वायसराय के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, और इससे जुड़े हुए ये एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ना। 42 तक क्वेश्चन हो गए हैं। कैसे लगे हैं क्वेश्चन आप सभी को, एक बारी कमेंट करके फीडबैक जरूर देंगे। साथ ही जिन्होंने भी अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है भाई ले लीजिए, क्योंकि उससे हमें भी सपोर्ट होगा क्लास करने में। तो 299 का वन टाइम है यहाँ पर मेंबरशिप, आप लोग ले सकते हैं। यहाँ मैंने अपना क्यूआर दिया हुआ है, साथ ही यूपीआई आईडी दी हुई है, तो जो भी लेना चाहे जल्दी ही आज इसको ले सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर अवेलेबल होने वाली है। हमारे होम सेक्शन पे चले जाएं, जितनी भी लिंक्स हैं हमारे सोशल चैनल से जुड़ी हुई सब मिल जाएंगी। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी सारी लिंक्स चेक कर सकते हैं। अब मिलते हैं रात की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।